हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, और उससे पहले चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था। जब मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो प्लांट किंगडम के अंदर काफ़ी सारे दूसरे ग्रुप भी रखे हुए थे। जैसे शुरू में जब क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो प्लांट किंगडम के अंदर मोनेरा भी थे, फंगस भी थे, फिर सेल प्रोटिस्टा भी थे, फिर सेल वॉल के कंपोजिशन के बेस पर उनको क्या करते गए, हम सेपरेट करते गए। तो प्लांट किंगडम में अभी हम क्या पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जो हमने यू बैक्टीरिया में पढ़े थे, पहले इनको प्लांट किंगडम के साथ ही रखा जाता था। किस वजह से? क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता था, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे, तो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर माने जाते थे। सेम उसी तरीके से आप कुछ प्रोटिस्ट भी हैं, जैसे यूग्लिना वगैरह हैं, वो प्लांट लाइक कैरेक्टर भी शो करते हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टर भी शो करते हैं। तो आज के टाइम में जो हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में, तो मेनली इन पर्टिकुलर ग्रुप्स को ही पढ़ा जाता है, इन पर्टिकुलर फाइलम्स को ही पढ़ा जाता है। तो उसका रीजन क्या है कि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होता रहा, चेंज होता रहा। तो सबसे पहले है जो सिस्टम था वो आर्टिफिशियल टाइप कैसे माना जाता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि जो जनरल कैरेक्टर आपको अपीयर होते हैं, मतलब जो आपको बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। जैसे कोई प्लांट हर्ब की फॉर्म में है, कोई श्रब की फॉर्म में है, कोई ट्री की फॉर्म में है, उनका लीफ पैटर्न किस टाइप का है, लीफ किस टाइप की है, वो किस तरीके के अपीयर होते हैं, उनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया गया, रूट स्टेम के बेसिस पर। तो इसमें क्या हुआ कि काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप जो एक साथ नहीं थे, या काफ़ी सारे आपके प्लांट की ऐसी फैमिली जो अलग अलग जेनरा में, या आप कह सकते हो अलग अलग ऑर्डर से बिलोंग करती थी, उनको भी फिर एक साथ रख दिया गया। तो ये लीनियस के टाइम में था, बाद में इसको क्या किया गया, फिर चेंज किया गया। उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या देखा गया कि प्लांट के अंदर जो नेचुरल एफिनिटी होती है, एफिनिटी मतलब किस टर्म में, जैसे उनका स्ट्रक्चर है, किस टाइप का उनका स्ट्रक्चर है, मतलब उनका अनाटमिकल स्ट्रक्चर। जैसे मान लो आप रूट को कट करके देखें या स्टेम को कट करके देखें, तो आपको उसमें जो जाइलम या फ्लोएम का पैटर्न है वो डिफरेंट अपीयर होता है। मोनोकोट में डिफरेंट टाइप से है, डाइकोट में डिफरेंट टाइप से है। एम्ब्रियोलॉजी आप समझ सकते हो कि जैसे आपके मोनोकोट जो सीड होते हैं या डाइकोट जो सीड बनते हैं, उनमें एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है, उसमें जो फूड स्टोर होता है वो कैसे डिफर करता है। तो जब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो उसमें क्या पढ़ा गया कि जो भी प्लांट हैं उनके स्ट्रक्चरल लेवल पर भी चेंज होते हैं। जो सिमिलर प्लांट होते हैं उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होंगे, सिमिलर टाइप के मिलेंगे। जो भी डिफरेंट होंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होंगे, उनके डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। उसके बाद जैसे फोटोकेमिस्ट्री, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फोटोकेमिस्ट्री भी डिफरेंट होती है। जैसे आपके प्लांट है, जैसे C3 प्लांट है या C4 प्लांट है, तो उनमें आपका जो कार्बन फिक्सेशन का तरीका है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो उसी तरीके से प्लांट में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में अलग अलग और काफ़ी सारे क्राइटेरिया लिए गए। उसके बाद फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, आज के टाइम में भी यही पढ़ा जाता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है? फाइलोजेनी मेनली इवोल्यूशन से रिलेटेड टर्म है कि कौन से प्लांट किसी दूसरे प्लांट से कैसे रिलेटेड हैं। जैसे एल्गी है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे पढ़ते हैं हायरार्की में। एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आपके एल्गल जो है वो एक तरीके से एंसेस्टर फॉर्म में माने जा रहे हैं कि उनसे फिर बाकी सारे प्लांट मॉडिफाई होकर क्या हुए होंगे, डेवलप हुए होंगे। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि आप जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या करें, डिस्कवर करें, उनके बेसिस पर उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू करें। जैसे मान लो जब भी हम इवोल्यूशन की बात करते हैं या एनिमल्स के आपस में रिलेशन की बात करते हैं, कोई भी दो एनिमल आपस में कैसे रिलेटेड है या प्लांट कैसे रिलेटेड है, तो उनके बीच के लिंक निकालते हैं कि उनके, जैसे मान लो आप बात करो रेप्टाइल हैं या बर्ड्स हैं या एम्फीबियंस हैं, तो उनके बीच में लिंक कहाँ पर है। तो कभी कभी हमें फॉसिल मिलते हैं और कभी कभी फॉसिल हमें नहीं मिलते। लेकिन अगर उनके इवोल्यूशनरी लाइंस को निकालना शुरू करें तो अगर बिना फॉसिल के भी क्या कर सकते हैं, उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है, इवोल्यूशनरी लाइंस डेवलप की जाती है, उनके बेसिस पर उनको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट इसमें एक और पर्टिकुलर टर्म दी गई, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी और कीमोटेक्सोनोमी। ये आपके एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है। तो आपका जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है, टेक्सोनोमी आपको पता ही है, टेक्सा के अकॉर्डिंग क्या करना, अरेंज करना। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या करते हैं कि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स लेते हैं, तो उनको नंबर या कोड में डिनोट कर देते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में हम 0 1 से डालते हैं, वैसे नंबर या कोड में इनको डिनोट कर दिया जाता है। अब हमने मान लो 100 ऑफ कैरेक्टर ले लिए और हर कैरेक्टर की उतनी इंपॉर्टेंस रखी जाती है। फिर पर्टिकुलर 2 प्लांट मैच किए जाते हैं कि उनमें कौन कौन से कैरेक्टर या कौन कौन से कोड या नंबर जो भी उनको दिए वो मैच कर रहे हैं।
तो जिनमें जितना ज़्यादा मैच करेगा उनको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा, जिनमें जितना डिफर होगा उतने ग्रुप में क्या होंगे, डिफर होना शुरू हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी मेनली आपकी कंप्यूटर बेस्ड उनका क्लासिफिकेशन, आप ऐसे मान सकते हो कि कंप्यूटर में आप पहले डाटा फिल कर देते हो कि ये पर्टिकुलर 100 या 200 कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर सारे इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं और इन्हीं के बेसिस पर हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्रोमोसोम के बेसिस पर स्टडी करना कि जो प्लांट है उनके क्रोमोसोम में आपस में रिलेशन क्या है, उनमें क्रोमोसोम किस टाइप के हैं, कितने नंबर में हैं, किस टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, शेप कैसी है, उनके बेसिस पर रिलेशन निकालना। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब है कि प्लांट सेल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसे डिफर कर सकता है। तो अगर मान लो आपको इवोल्यूशनरी लाइन पर जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आपने किया वहां पर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो आप न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की हेल्प ले सकते हैं कि आप 10 से ज़्यादा कैरेक्टर एक साथ ले रहे हैं, फिर उनको आपस में क्या करें, मिलाकर देख रहे हैं। उसके बाद भी कभी कंफ्यूजन है तो आप साइटोटैक्सोनॉमी की हेल्प ले सकते हैं कि क्रोमोसोम के बेसिस पर सेपरेट करना शुरू कर दो। जो पर्टिकुलर एक फैमिली से होंगे या एक जेनरा से होंगे उनमें कुछ क्रोमोसोम नंबर की क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी, उनमें जो जीन्स होंगे वो क्या होंगे, कहीं कहीं सिमिलर होंगे, उनकी पोजिशन क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर वहां पर भी कंफ्यूजन है तो आप कीमोटैक्सोनॉमी की हेल्प ले सकते हो। आप केमिकल कंपोजिशन बता सकते हो कि पर्टिकुलर ग्रुप में केमिकल कंपोजिशन कैसे चेंज हुआ, मतलब जैसे जैसे टाइम गया, जैसे जैसे आपका टाइम, जियोलॉजिकल टाइम जैसे हम मानते हैं अर्थ पर टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे जो एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेपरेट कैसे हुआ, सेपरेशन जेनेटिक लेवल पर कैसे हुआ, जेनेटिक लेवल पर हुआ तो उनमें एंजाइम या केमिकल कैसे चेंज होने शुरू हुए, वहाँ पर चेंज होने शुरू हुए तो उनकी जो एम्ब्रियोलॉजी है, अनाटमी कैसे चेंज होनी शुरू हुई, एम्ब्रियोलॉजी अनाटमी जब चेंज हुई, उनके स्ट्रक्चर चेंज हुए तो कैसे उनके अपीयरेंस चेंज होना शुरू हो गए। तो इनसे आप प्लांट को क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो, या जो भी आपके एनिमल्स हो क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी जो है आपने आसपास काफ़ी देखी भी होगी, ग्रीन कलरेशन में मेनली आपने देखी होगी, वैसे एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाई जाती है, मरीन हैबिटेट में भी पाई जाती है, मतलब आपके खारे पानी में भी रहती है और जो आपका आप मान सकते हैं जो साफ पानी आप बोलते हैं जिसको शुद्ध पानी हम बोलते हैं, पीने लायक जो पानी, तो उसमें भी ये पाई जाती है। एल्गी आप जब नॉर्मल ऑब्जर्व करते हैं तो आप अपने घर के आसपास जो भी टैप होता है जहाँ पर भी लगातार कहीं ना किसी रीजन से पानी लगातार गिरता रहता है तो उसके आसपास के रीजन में हमेशा आपने देखा होगा एक ग्रीनिश डार्क ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर अपीयर होना शुरू होता है जहाँ पर भी पानी की अमाउंट हमेशा है, वाटर हमेशा है और वो काफ़ी चिकना सा होता है, मतलब आप उसको टच करके देखेंगे तो आपको काफ़ी स्लिपरी सा फील होगा। तो वही रीजन क्या है, आपकी एल्गी है। आप मान लो कोशिश करते हैं निकालने की, उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या हाथ से कैसे भी उसको निकाल देते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर वो ग्रो करना शुरू कर देती है। तो एल्गी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट और साथ में वाटर, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब अपना खाना ये खुद बना सकता है। तो एल्गी अपना खाना खुद बनाती है, तो खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, पिगमेंट इसके पास है। आपका जो सनलाइट के थ्रू जो भी पिगमेंट काम करते हैं उनको काम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो किसके थ्रू आ रही है, आपकी जो भी हाइड्रोजन आयन वो किसके थ्रू आती है, वाटर के थ्रू आती है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो ये उसके लिए एसेंशियल है। साथ में सबस्ट्रेटम, किसी भी सबस्ट्रेट से क्या होती है, अटैच होती है। वैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, जैसे वोल्वॉक्स वगैरह है, वो आपकी जो एल्गी है वो मल्टी सेलुलर टाइप, मतलब कॉलोनियल फॉर्म में भी होती है, तो उनका थोड़ा आप उसमें भी ले सकते हो। क्लेमाइडोमोनास वगैरह है वो सबस्ट्रेटम में नहीं, फ्री लिविंग फॉर्म में भी पाई जा सकती है, लेकिन नॉर्मली एक सबस्ट्रेटम की इनको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अब एल्गी, इससे पहले जब हमने लाइकन पढ़ा था इससे पहले चैप्टर में, तो लाइकन जो है वो एक्चुअल में क्या था, फंगस और एल्गी का एसोसिएशन, मतलब ऐसा ही तुमने पढ़ा था कि फंगस जो है वो एल्गी के जब साथ रहती तो क्या बनाती हैं, लाइकन बनाती हैं। तो लाइकन में जो फोटोसिंथेटिक पार्ट था, मतलब जो फूड देने वाला पार्ट था वो क्या था, एल्गी था। वो क्या बनाता था, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाता है, फूड बनाता है। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना वो क्या करता है, सर्वाइव करता है। इसके अलावा माइकोरहिजा जैसे प्लांट जो रूट्स होती हैं उनके साथ फंगल एसोसिएशन होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट्स रूट होते हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा वाटर को क्या करेंगी, वो एब्जॉर्ब करेंगी। तो एल्गी को आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने आसपास भी ऑब्जर्व कर सकते हो, पानी की टैप में, जो भी पोंड है उसके आसपास किनारे में, मतलब कहीं पर भी सनलाइट एडुकेट है उस तो आप आराम से उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। इवन आप ये भी देख सकते हो कि आपका पोंड का कुछ ऐसा हिस्सा जो ढका हुआ है या कवर्ड है जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती, वहाँ पर एल्गी ग्रो नहीं करती। आप इसको सिंपल ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लो आपके घर के पास कोई होद वगैरह है तो उसमें एक पर्टिकुलर लेवल मान लो स्लैब रखा हुआ है कि जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं जाती,
तो वो जो स्लैब के नीचे वाला जो रीजन रहेगा हौद का, उसके नीचे कोई भी एल्गी ग्रो नहीं करती, वो बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन जो भी बाहर वाला रीजन है, जो बिल्कुल ओपन एरिया में है, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, वहाँ पर एल्गी ग्रो करना शुरू कर देती है। तो एल्गी की ग्रोथ के लिए सनलाइट और जो साथ में आपका जैसे मॉइस्चर एनवायरनमेंट है, वाटर क्या है, एसेंशियल है। इसके अलावा जैसे बारिश होती है, बारिश जैसे ही होती है वहाँ पे जो भी आपकी छोटी डिजीज होती है, वहाँ पर क्या होता है कि आपके कुछ कुछ एल्गल स्पोर जर्मिनेट करना शुरू कर जाते हैं। और अगर मान लो बारिश काफ़ी अच्छी हुई, काफ़ी दिनों तक हुई, तो एल्गी पूरी ग्रो भी कर जाती है। फिर जैसे ही बारिश का सीजन खत्म होता है, तो बारिश खत्म हुई तो धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जूस पोर वगैरह इनमें पाए जाते हैं, उनके थ्रू क्या करती हैं, ये माइग्रेट करती हैं। इसके अलावा एल्गी जो हैं वो आपके जैसे ओशन वगैरह में जो पाई जाती हैं, जैसे आपकी ब्राउन एल्गी वगैरह हैं, वो आपके काफ़ी ठंड वाले इलाके में रह सकती हैं, तो उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गी के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, और साथ में ग्रीन एल्गी के बारे में। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा खुद से पढ़ने की कोशिश करें एनसीईआरटी में, और साथ में जो भी आपके डाउट लगे, मेनली क्लासिफिकेशन से लेके और जो जनरल आपके कैरेक्टर आप एल्गी में ऑब्जर्व करते हो, आप पूछ सकते हैं। आप एल्गी के एनवायरनमेंट आसपास ऑब्जर्व करके एल्गी का फंगल का जो एसोसिएशन है, आसपास जितना ऑब्जर्व करेंगे आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी जो टाइम है, बारिश का सीजन है, तो फंगस ग्रोथ भी काफ़ी होती है और आपकी एल्गल ग्रोथ भी क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है। इस टाइम में आप प्लांट पर लाइकन की ग्रोथ को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जितनी कोशिश हो आप आसपास ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो उससे आप ज़्यादा अपने चैप्टर को क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।